नमस्कार, मेरा नाम रति खंडेलवाल है और मैं श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्किंग हूँ। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट ME 301 में यूनिट 4 में इससे पहले भी कई लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ मैं। ये जो लेक्चर है वो टॉपिक नंबर 4.4 पे है, तो इसे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं टॉपिक नंबर 4.4 जो कि है इवेपोरेटर के बारे में। तो सबसे पहले हम इवेपोरेटर की डेफिनेशन देखते हैं और इवेपोरेटर का क्या फंक्शन है उसे समझते हैं। तो इवेपोरेटर बेसिकली एक हीट ट्रांसफर सिस्टम है जो कि रेफ्रिजरेशन साइकिल, जैसे मैंने आपको दिखाया था, रेफ्रिजरेशन साइकिल में 4 पार्ट होते हैं। तो उन्हीं 4 पार्ट में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो इवेपोरेटर है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, और वो इवेपोरेट होने के लिए जो स्पेस है जहाँ पे आप कूलिंग कर रहे हो उस स्पेस की हीट लेकर वो इवेपोरेट हो जाता है। तो जो आपका कंट्रोल वॉल्यूम है, जहाँ पे आपको इफेक्ट चाहिए, डिजायर्ड इफेक्ट, वहाँ पे कूलिंग आपको इस इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट के इवेपोरेशन की वजह से ही आपको वहाँ पे कूलिंग मिलती है। तो ये इवेपोरेटर के बारे में है। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इवेपोरेटर के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो इवेपोरेटर जो है बेसिकली वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सबसे मेन काम जो है वो उसका हीट एब्जॉर्ब करने का है। फिर उसके बाद में जो अगर हम इवेपोरेटर की बात करें तो ये इवेपोरेटर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा जो मीडियम है जिसको आप कूलिंग कर रहे हो उससे हमेशा कम ही रहेगा, तभी ये आपको एक अच्छी कूलिंग दे पाएगा उस मीडियम में। और जो अगर कैपेसिटी की बात करें हम, कि इवेपोरेटर की कैपेसिटी की या फिर कूलिंग कॉइल की कैपेसिटी की, इवेपोरेटर की कैपेसिटी या फिर कूलिंग कॉइल की कैपेसिटी एक ही बात है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो रेट जिस पे की हीट पास होगी, कहाँ से, रेफ्रिजरेटेड स्पेस से इवेपोरेटर वॉल में, जिसमें कि वेपराइजिंग या लिक्विड वेपराइजेशन होगा। ठीक है, तो जिस रेट से भी ये हीट ट्रांसफर हो रही है स्पेस से इवेपोरेटर वॉल में, जहाँ की लिक्विड वेपराइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस रेट को हम इनकी कैपेसिटी कहते हैं, कूलिंग कॉइल की या इवेपोरेटर की। इवेपोरेटर जो है वो लेटेंट हीट भी रिमूव करता है और सेंसिबल हीट, दोनों को रिमूव करता है। लेटेंट हीट जो है वो मॉइस्चर के फॉर्म में रिमूव करता है, और सेंसिबल हीट जो है वो एयर और जो आपका स्पेस है उसके टेम्परेचर को कम करता है। टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर अब हम देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम सबसे पहले देखते हैं बेयर ट्यूब इवेपोरेटर। बेयर ट्यूब इवेपोरेटर क्या होता है, जनरली बेयर मतलब सिर्फ ट्यूब ही वहां होती है। ठीक है, तो जो बेयर ट्यूब होती है वो कॉपर की होती है या फिर स्टील पाइप्स होते हैं। उन पाइप में जो रेफ्रिजरेंट है वो फ्लो करता है और उसके आसपास या उसके ऊपर जो आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। जो कॉपर ट्यूब है वो स्मॉल इवेपोरेटर में काम ली जाती है, जहाँ पे कि रेफ्रिजरेंट जो है वो अमोनिया के अलावा कोई भी रेफ्रिजरेंट हो सकता है। और स्टील पाइप जो है वो लार्ज इवेपोरेटर में यूज की जाती है, जहाँ पे मेन रेफ्रिजरेंट जो है वो अमोनिया है। एटमॉस्फेरिक एयर जनरली क्या होता है कि बेयर ट्यूब के ऊपर एटमॉस्फेरिक एयर फ्लो करती है, और जब बेयर ट्यूब में अंदर जो है वो रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, तो उसके ऊपर से जब एटमॉस्फेरिक एयर फ्लो करती है तो वो एयर उस ट्यूब से कांटेक्ट में आके, संपर्क में आके ठंडी हो जाती है, और वही एयर जो है वो आगे कूलिंग का काम करती है। और जो बेयर ट्यूब इवेपोरेटर जनरली वो लिक्विड चिलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। Plate type of evaporators. Plate type of evaporators
प्लेट टाइप ऑफ इवेपोरेटर्स में जनरली जो कॉइल है वो कॉपर और एल्यूमिनियम की बनी होती है और एक प्लेट पे एम्बेडेड मतलब फिक्स होती है। इसकी वजह से ये काफ़ी फ्लैट सरफेस की शेप में दिखाई देती है। प्लेट टाइप इवेपोरेटर जो है वो एक सिंगल प्लेट की तरह दिखाई देते हैं, जिसमें काफ़ी सारी कॉइल्स जो है वो कॉइल्स या फिर आप कह सकते हैं कि एक मेटल ट्यूब काफ़ी टर्न के साथ उस पर फिक्स रहती है, जिसमें से रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। प्लेट टाइप इवेपोरेटर का एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं और जो इनकी कंस्ट्रक्शन होती है वो इस टाइप से होती है कि काफ़ी रिजिड होते हैं। ये जो इस टाइप के जो इवेपोरेटर्स हैं वो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में यूज़ किए जाते हैं। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो है वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो आप एक आम जिंदगी में आप देख सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन जो यूज़ किया जा सकता है वो है कि आप एक प्लेट की जगह काफ़ी सिमिलर प्लेट्स को वेल्डिंग करके और उसको काम में ले। इस टाइप के इवेपोरेटर्स जो है वो हायर कैपेसिटीज़ के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फिन्ड इवेपोरेटर। फिन्ड इवेपोरेटर जो है जनरली बेयर टाइप इवेपोरेटर जो होते हैं उनके ऊपर अगर फिन लगी होती है तो उसे आप फिन्ड इवेपोरेटर्स कह सकते हैं। इसमें इस टाइप के इवेपोरेटर में क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो ट्यूब के जो ओपन स्पेस होता है उसमें मूव करता है, जिसकी वजह से ये कॉइल की सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। इसके कारण से जो इसकी वजह से बेयर ट्यूब इवेपोरेटर्स जो है वो लेस इफेक्टिव होते हैं और जो फिन्ड इवेपोरेटर होते हैं वो बेयर ट्यूब इवेपोरेटर्स के कंपैरिजन में काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। ये जो इवेपोरेटर्स हैं वो जनरली एयर कंडीशनर्स जैसे कि विंडोज स्प्लिट पैकेज्ड और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम इन सभी में यूज़ किए जाते हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर इवेपोरेटर्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे शेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ इवेपोरेटर। जनरली ये जो इवेपोरेटर है वो लार्ज रेफ्रिजरेशन और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। इस इवेपोरेशन सिस्टम में बहुत बड़ी संख्या में ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है और ये जो लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स है वो किसी शेल या ड्रम के अंदर फिक्स की हुई होती है। इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो डिपेंड करती है कि इसमें जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है वो किस टाइप का है, वो पैरेलल है या फिर वो काउंटर फ्लो। इन जो दोनों रेफ्रिजरेंट्स की जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से फ्लो कर रही है वो उसकी इफेक्टिवनेस डिफाइन करेगी। फर्दर शेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ इवेपोरेटर दो टाइप में क्लासिफाई किए जाते हैं, एक है ड्राई एक्सपेंशन टाइप और नेक्स्ट है फ्लूइड टाइप ऑफ इवेपोरेटर। तो ये जो दोनों इवेपोरेटर हैं जो कि क्लासिफिकेशन है शेल एंड ट्यूब टाइप इवेपोरेटर्स के, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि इस लेक्चर में कवर कर पाना मुश्किल है। तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स।